गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं दिसंबर 2023 के इवनिंग शिफ्ट के। मॉर्निंग शिफ्ट के ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोल रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आपको एक कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है। सो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इन जनरल हमें कितनी एनर्जी लगती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि मेटालिक बॉन्ड के लिए अलग चाहिए है, आयनिक बॉन्ड के लिए अलग है, कोवलेंट बॉन्ड के लिए अलग है। सो अगर हम यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की एनर्जी देखें, उसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगेगी। सो अप्रोक्सीमेटली 400 किलो जूल पर मोल के आसपास हमें यहाँ पर एनर्जी लगती है। सो अगर हम यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन इसके बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, 200 से 500 किलो जूल पर मोल वाला जो आंसर है वो सबसे करेक्ट जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप समझिए आपके पास एक एंजाइम है एक्स जो कि एल अमाइनो एसिड को, लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं रेसिमिक मिक्सचर में, जिसमें डी एंड एल दोनों फॉर्म्स मौजूद हो। यानी कि मेरे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरे पास एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। इसको मैं यहाँ पर क्या करूंगी, किसी एंजाइम से ट्रीट करूंगी। तो इस कंडीशन में मुझे यहाँ पर डी अमाइनो एसिड्स भी मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर एल अमाइनो एसिड्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो एंजाइम कौन सा होता है जो बेसिकली इस चीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग को एंजाइम इज यूटिलाइज्ड बाय एंजाइम एक्स फॉर दिस कन्वर्जन, कि जो एंजाइम एक्स है वो कौन से को एंजाइम को इनमें से यूज करेगा फॉर दिस कन्वर्जन। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बेसिकली किसको यूज किया जाता है, पीएलपी को यूज किया जाता है। पीएलपी का मतलब क्या होता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट को यहाँ पर यूज किया जाता है एज अ कोएंजाइम के तौर पे फॉर कन्वर्जन ऑफ एल अमाइनो एसिड इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर। सो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारे पास CSIR ने एक स्ट्रक्चर दिया था और यहाँ पर पूछा गया था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का स्ट्रक्चर है। आपसे नाम पूछा गया, यहाँ पर स्ट्रक्चर रखा गया और आपसे पूछा गया किस चीज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नाम इन्होंने बेसिकली रखे हैं और सब में यहाँ पर क्या है, एस्पार्टाइल, फिनाइल एलेनिन, मिथाइल एस्टर। डिफरेंस क्या है, एल है या डी है, लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो कौन सा स्टीरियो कन्फर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। सो अगर हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एस्पार्टेम का होता है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है उसका स्ट्रक्चर है ये, और इसका पूरा नाम होता है एल एस्पार्टाइल एल फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोला गया है कि आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड है, हेलिकल पॉलीपेप्टाइड है, जो कि करीब करीब कितने एंगस्ट्रॉन की है, 108 एंगस्ट्रॉन की यहाँ पे मौजूद है। सो इनमें से कौन सी बात सही है आपको ये बतानी है। सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि इसके पास 72 अमाइनो एसिड्स हैं, 76 अमाइनो एसिड्स हैं, 80 अमाइनो एसिड्स हैं, 74 अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये चीज कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर लेंथ दी गई है। लेंथ से हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद है, तो बहुत ईजी है। अगर हम अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में देखें तो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉन का होता है। अगर दो अमाइनो एसिड के बीच में 1.5 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस है और टोटल प्रोटीन की लेंथ इतनी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो टोटल लेंथ है उसे डिवाइड कर सकते हो दो अमाइनो एसिड के बीच की डिस्टेंस से, जिससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा टोटल कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 72 अमाइनो एसिड्स होंगे। तो ये आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस चीज को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बस डिवाइड करके हम इस चीज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली कितने अमाइनो एसिड्स हो गए, 72 अमाइनो एसिड्स हो गए। इस हिसाब से मेरा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो गया।
सेकेंड चीज बताई है इन्होंने कि कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। वैसे तो 72 अमाइनो एसिड देखते ही मेरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोलीन और ग्लाइसिन जो है वो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हेलिक्स ब्रेकर माना जाता है। प्रोलीन जो है वो एक इमिनो एसिड होता है। इमिनो एसिड का मतलब है कि इसमें जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर हम कोई भी अमाइनो एसिड देखें तो उसमें होता है COH ग्रुप, यहाँ पर होता है NH3 ग्रुप, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन और एक R ग्रुप होता है। सो इसमें ये जो अमाइनो ग्रुप है वो इस R ग्रुप के साथ अटैच होता है। इसकी वजह से इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इमिनो एसिड कहते हैं। और ग्लाइसिन जो है बीइंग बहुत अच्छे से रोटेट कर सकता है एज इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इसकी वजह से यहाँ पर ये इन दोनों को क्या नहीं रखा जाता है? इन दोनों को हेलिक्स में नहीं रखा जाता है। रेयरली हेलिक्स में प्रेजेंट होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में। सो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोल रहा है साइटोसिन, थाइमिडीन, एडेनिन और ग्वानिन इतने हैं। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वायरस के पास जीनोम क्या होगा? सबसे पहली बात हमें पता है आरएनए के पास यूरेसिल होता है, थाइमीन तो नहीं होता है। अगर यहाँ पर थाइमिडीन प्रेजेंट है तो मैं श्योर हूं आरएनए तो नहीं होगा। अब चारगॉफ का एक रूल था कि यहाँ पर अगर एडेनिन थाइमीन के इक्वल है और ग्वानिन अगर साइटोसिन के इक्वल है तभी वो डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अगर इस कंडीशन में हम देखें जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के इक्वल नहीं है और ना ही थाइमीन एडेनिन के इक्वल है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं हो सकता। क्या होगा इसका आंसर? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपके पास यहाँ पर दिया गया है मेल्टिंग कर्व्स। दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के मेल्टिंग कर्व्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है कि किस तरीके के मॉलिक्यूल यहाँ पर ये मौजूद हैं। हम यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और इन्होंने साफ बोला है दोनों ही डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और दोनों ही डीएनए का सेम लेंथ है। अगर यहाँ पर ये दोनों ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और दोनों का लेंथ सेम है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये वाला जो डीएनए है ये जल्दी मेल्ट कर रहा है? क्योंकि इसमें जल्दी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है, यानी कि ये जल्दी मेल्ट कर रहा है। और जो डीएनए 2 है वो यहाँ पर लेट मेल्टिंग शो कर रहा है, वो लेट मेल्ट हो रहा है। सो इसका बेसिकली सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि AT और GC का कंटेंट इन दोनों में कितना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें AT के बारे में तो उसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो इनको ब्रेक करना बहुत आसान है। लेकिन G और C के बीच में बेसिकली 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। हमें पता है डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसमें जो आमने सामने वाले स्ट्रैंड है उनको हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही जोड़ा जाता है। सो इसको मेल्ट करना आसान रहेगा एज कंपेयर टू दिस। तो ये वाला जो डीएनए 1 है इसके पास स्पेसिफिकली AT का कंटेंट ज्यादा होगा हम बोल सकते हैं और GC का कंटेंट कम होगा। और वहीं इसके पास यहाँ पर AT का कंटेंट कम होगा और GC का कंटेंट ज्यादा होगा। इसकी वजह से लेट मेल्ट करता है और ये बहुत जल्दी कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो डीएनए 1 हैज लोअर AT कंटेंट, नहीं। DNA 1 has lower GC content, yes we can say that कि इसके पास lower GC content होगा। So यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B ऑप्शन is absolutely correct। Let's move towards the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है ETC पाथवे से रिलेटेड। यहाँ पर ETC पाथवे में बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं जो ETC पाथवे को रोकने की कोशिश करते हैं। ETC पाथवे में हमें पता है टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो कि बेसिकली होता है ATP सिंथेस। तो इस तरीके से 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें बेसिकली यहाँ पर क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसके थ्रू यहाँ से किसकी सिंथेसिस करी जाती है? ATP की सिंथेसिस की जाती है।
अब इस प्रोसेस के लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, जिनको इनहिबिट करने के लिए बहुत सारे इनहिबिटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मैच द कॉलम में बताना भी है। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका दिया हुआ है? सबसे पहले यहाँ पर नाम दिया गया है इनका। अगर हम यहाँ पर इनको देखें तो ये बेसिकली किस चीज को ब्लॉक करते हैं? ओलिगोमाइसिन जो है वो बेसिकली एटीपी सिंथेस को ब्लॉक करता है। इसका काम बेसिकली होता है, यहाँ पर ये जो एटीपी सिंथेस है, इसमें एटीपी सिंथेस में दो चीजें होती है, F0 और F1। तो ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली F0 को ब्लॉक करता है। सो यहाँ पर ए का जो ऑप्शन है वो सेकंड हो गया। ए का जैसे ही सेकंड हो गया, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच द कॉलम में ये अच्छी बात होती है, अगर आपको एक भी चीज पता है ना तो आप बाकी सारी चीजें करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे किसके बारे में पूछ रखा है? रोटेनॉन के बारे में पूछ रखा है। तो ये जो होता है बेसिकली NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस को यहाँ पर ब्लॉक करता है। आप यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पर होता है कार्बोक्सिन। कार्बोक्सिन जो होता है वो यहाँ पर सक्सीनेट क्यू रिडक्टेस, कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस को यहाँ पर ब्लॉक करेगा, इस वाले स्टेप को यहाँ पर ब्लॉक करेगा। एंड थर्ड इज साइनाइड। साइनाइड जो होता है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है। यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हो, ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेगा। यहाँ पर भी सारे नाम जो हैं इनहिबिटर्स के लिखे हुए हैं, आप इन सब इनहिबिटर्स का नाम देख सकते हैं, कौन कहाँ किसको ब्लॉक करता है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो साइनाइड आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस थे CSIR के द्वारा पूछे गए थे बायोकेमिस्ट्री में इवनिंग शिफ्ट में। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी और किस तरीके के क्वेश्चन CSIR आजकल पूछ रहा है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.